नमस्कार। क्लास इन क्लिक में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने सीजीपीएससी सीएमओ की जो आगामी भर्ती आने की संभावना है उसके तहत फ्री इनिशिएटिव चालू किया है, जिसके तहत आपको निःशुल्क कक्षाएं प्रदान की जा रही हैं। साथ ही हैंड रिटेन नोट्स भी दिए जा रहे हैं। इस सीरीज़ में आज हम करने वाले हैं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। यह वीडियो 2 पार्ट में होगा। जहाँ तक मुझे लगता है कि अगर मैं इसे एक पार्ट में बनाऊँगा तो वीडियो काफ़ी लेंदी बनेगी, बहुत लंबी होगी, जिसे देखने में आप खुद बोर हो जाएंगे। इसलिए यह 2 छोटे-छोटे हिस्सों में आएगी। इसे देखने में और बनाने में दोनों में आसानी होगी। इस सीरीज़ में हमने जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम ख़त्म कर लिया है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप जाकर उसे देख सकते हैं। इसके नोट्स आपको कहाँ पर मिलेंगी यह मैं आपको अभी बताऊँगा वीडियो के अंत में। तो चलिए शुरू करते हैं। इसकी पृष्ठभूमि क्या है कि 1972 में, जून 1972 में संयुक्त राष्ट्र में पर्यावरण सम्मेलन हुआ था, जिसमें भारत ने भी भाग लिया था। उस सम्मेलन में पर्यावरण से संबंधित मुद्दों पर चर्चाएँ की गई थी कि पर्यावरण प्रदूषण क्यों हो रहा है, पर्यावरण को प्रदूषण से बचाना चाहिए, इसके लिए विकसित देश या विकासशील देश क्या-क्या कार्य कर सकते हैं। या आप पर्यावरण के टॉपिक में पढ़ते हैं। फ़िलहाल हमारे लिए ज़रूरी क्या है कि यह कब हुआ था, तो जून 1972 में हुआ था। और कहाँ हुआ था, तो संयुक्त राष्ट्र में हुआ था। भारत ने इसमें हिस्सा लिया था। वहाँ से आने के बाद भारत ने अपने गणराज्य निर्माण के बाद, यानी कि 1950 के 47वें वर्ष में, क्षमा कीजिएगा, 37वें वर्ष में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 लेकर आया। यह अधिनियम 23 मई 1986 को पारित हुआ था। इस अधिनियम को अगर संक्षेप में देखा जाए तो इस अधिनियम में 4 अध्याय हैं। छोटा अधिनियम है, जल्दी समाप्त हो जाएगा। 4 अध्याय हैं जिसमें कुल 26 धाराएं हैं। ठीक है। जैसा कि हमें पता है, जो पहला अध्याय है वो हमेशा प्रारंभिक होता है, जिसमें इसके संक्षिप्त नाम, विस्तार, प्रारंभ और परिभाषाएं दी होती हैं। तो अध्याय 1 धारा 1 और धारा 2 से मिलकर बना है। धारा 1 और धारा 2 से मिलकर बना है। धारा 1 संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ से संबंधित है, और धारा 2 इसमें परिभाषाएं हैं। इन सभी धाराओं के बारे में विस्तृत अध्ययन हम आगे करने वाले हैं। आप एक ओवरव्यू ले लीजिए कि इस अधिनियम में हमको क्या क्या पढ़ना है। अध्याय 2 केंद्रीय सरकार की साधारण शक्तियों से संबंधित है, जिसमें धारा 3 से धारा 6 तक वर्णन है। धारा 3 कहता है केंद्रीय सरकार की पर्यावरण के संरक्षण और सुधारों के लिए उपाय करने की शक्ति। धारा 4 अधिकारियों की नियुक्ति तथा उनकी शक्तियां और किए जाने वाले कार्य। धारा 5 निर्देश देने की शक्ति। धारा 5 का राष्ट्रीय हरित अभिकरण को अपील। राष्ट्रीय हरित अभिकरण के बारे में आपको पता होगा, 2010 में इसका गठन किया गया था, जो पर्यावरण से संबंधित मुद्दों पर वाद सुनता है। यानी कि यह कह सकते हैं कि यह न्यायालय की तरह है, जो केवल पर्यावरण से संबंधित मुद्दों पर विचार करता है। धारा 6 पर्यावरण प्रदूषण का विनियमन करने के लिए नियम बनाने की शक्ति है। बात करते हैं अध्याय 3 की। तो जो अध्याय 3 है, यह धारा 7 से धारा 17 तक है। अध्याय 3 का वर्णन धारा 7 से धारा 17 तक में मिलता है। धारा 7 उद्योग चलाने, संक्रिया आदि करने वाले व्यक्तियों द्वारा मानकों से अधिक पर्यावरण प्रदूषकों का उत्सर्जन या निस्सरण न होने देना, धारा 7 में वर्णन है। धारा 8 परिसंकटमय पदार्थों, परिसंकटमय पदार्थ मतलब वे पदार्थ जिनसे पर्यावरण प्रदूषण हो सकता है, उन्हें कहा जाता है, को हथालने वाले व्यक्तियों द्वारा प्रक्रिया संबंधी रक्षोपायों का पालन किया जाना। हथालने का अर्थ ऐसा व्यक्ति जो ऐसे पदार्थों का निर्माण करता है, विनियमन करता है, उनका ट्रांसपोर्ट करता है, उन्हें स्टोर करके रखता है, इन सभी को हथालने में शामिल किया जाता है। हम इसका वर्णन परिभाषाओं वाले सेक्शन में पढ़ेंगे कि हथालने का वर्णन किससे लिया गया है। यह धारा 2 के तहत जो परिभाषाएं दी होंगी उसमें इसका वर्णन मिलता है। आगे हम पढ़ने वाले हैं। धारा 9 कुछ मामलों में प्राधिकरणों और अभिकरणों को जानकारी दिया जाना। धारा 10 प्रवेश और निरीक्षण की शक्तियों से संबंधित है। धारा 11 नमूने लेने की शक्ति और उसके संबंध में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया से संबंधित है। धारा 12 पर्यावरण प्रयोगशाला। धारा 13
सरकारी विश्लेषक। धारा 14 सरकारी विश्लेषकों की रिपोर्टें। धारा 15 अधिनियमों तथा नियमों, आदेशों और निर्देशों के उपबंधों के उल्लंघन के लिए शास्ति। शास्ति का अर्थ होता है दंड। धारा 16 कंपनियों द्वारा अपराध और धारा 17 सरकारी विभागों द्वारा किया जाने वाला अपराध। यानी कि किसी सरकारी विभाग के द्वारा अगर कोई अपराध किया जाता है तो असल में किसी गुनहगार माना जाएगा, उससे संबंधित है। अंतिम अध्याय जो हमेशा प्रकीर्ण होता है, इसे हम मिसलेनियस भी कहते हैं। अध्याय 4 प्रकीर्ण है। इसमें धारा 18 से धारा 26 तक का वर्णन है। धारा 18 सद्भावनापूर्वक की गई कार्यवाही के लिए संरक्षण। धारा 19 अपराधों का संज्ञान। धारा 20 जानकारी, रिपोर्टें या विवरणियाँ। धारा 21 धारा 3 के अधीन गठित प्राधिकरण के सदस्यों, अधिकारियों और कर्मचारियों का लोक सेवक होना, इससे संबंधित है। धारा 22 अधिकारिता का वर्जन। न्यायालय की अधिकारिता का वर्जन किया जाता है कि इस अधिनियम में अगर केंद्र सरकार ने इस अधिनियम के तहत किसी ऐसे निकाय का गठन किया गया है और उसे कुछ अधिकारिता दी गई है या अधिकार क्षेत्र दिए गए हैं, उस अधिकार क्षेत्र में न्यायालय अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर सकता। धारा 23 प्रत्यायोजन करने की शक्ति। धारा 24 अन्य विधियों का प्रभाव। धारा 25 नियम बनाने की शक्ति और धारा 26 इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों का संसद के सदस्य क्षमा कीजिए संसद के समक्ष रखा जाना, इससे संबंधित है। तो आज हम अध्याय 2 तक पढ़ेंगे। अध्याय 3 और 4 को कल अगली वीडियो में कवर कर दिया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने कहा था कि जो प्रथम अध्याय होता है वो प्रारंभिक होता है। इसमें 2 ही धाराएं होती हैं। धारा 1 संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभिक से संबंधित है, यानी कि यह कब से प्रारंभ हुआ है, उससे कहाँ कहाँ इसका विस्तार है और इसका नाम क्या है, इस चीज़ से संबंधित है। तो एक इसका संक्षिप्त नाम के बारे में बात करें तो इसका संक्षिप्त नाम पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 है, जो संपूर्ण भारत में विस्तरित है और यह उस तिथि से लागू होगा जिस तिथि से केंद्र सरकार इसे पारित की होगी। ठीक है। धारा 2 परिभाषाओं से संबंधित है, जिसमें पर्यावरण किसे कहा जाएगा, पर्यावरण प्रदूषक किसे कहा जाएगा, पर्यावरण प्रदूषण किसे कहा जाएगा, हथालना किसे कहा जाएगा, परिसंकट में पदार्थ किसे कहा जाएगा, अधिष्ठाता किसे कहा जाएगा और विहित से हम क्या समझते हैं, इन सभी बातों का वर्णन किया गया है। पर्यावरण का मतलब है हमारे आसपास का एटमॉस्फेयर, जिसमें मानव, पशु पक्षी, वातावरण, इन सभी को शामिल किया गया है। पर्यावरण प्रदूषक ऐसे कोई भी पदार्थ जिनसे पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है, पर्यावरण प्रदूषक की श्रेणी में आएंगे। पर्यावरण प्रदूषण निश्चित मानकों से पर्यावरण के स्तर का बिगड़ना या गिरना पर्यावरण प्रदूषण के अंतर्गत आएगा। हथालना से तात्पर्य किसी भी पदार्थ का विनिर्माण, प्रसंस्करण, क्रियान्वयन, उसका पैकेजिंग, भंडार करना, स्टोरेज, परिवहन, ट्रांसपोर्ट, उपयोग, यूज़ करना, संग्रहण, विनाश, संपरिवर्तन, विक्रय, क्रय विक्रय के लिए स्थापना करना, ये सभी चीज़ें हथालना में शामिल की जाएंगी। परिसंकटमय पदार्थ जिससे मनुष्य, पर्यावरण, जीव जंतुओं को हानि पहुँचे, परिसंकटमय पदार्थ कहलाता है। अधिष्ठाता हम पिछले अधिनियम में भी पढ़ चुके हैं। अधिष्ठाता किसे कहा जाएगा, किसी भी कंपनी के मालिक या उसके द्वारा प्राधिकृत किए गए किसी व्यक्ति को अधिष्ठाता कहा जाता है। विहित का मतलब है कि बनाए गए नियम के तहत कोई कार्य अगर करने के लिए कहा जाता है, उसे विहित कहा जाता है। अध्याय 2 केंद्र सरकार की साधारण शक्तियां, अध्याय 2 से संबंधित है, जिसमें धारा 3 केंद्रीय सरकार की पर्यावरण के संरक्षण और सुधारों के लिए उपाय करने की शक्ति से संबंधित है। इसमें कुछ बातों का वर्णन किया गया है जिसे हम देखते हैं। इसमें पहली है, केंद्र सरकार द्वारा अधिनियम के अधीन रहते हुए जो भी उपाय आवश्यक हों वह किए जाएंगे। पर्यावरण के संरक्षण के लिए जो केंद्र सरकार को लगता है वह इस अधिनियम के अधीन रहते हुए कर सकती है। अगला है, पर्यावरण प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण, उपशमन के लिए राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम की योजना बनाना और उसको निष्पादित करना। अगला, पर्यावरण के संबंध में उसकी क्वालिटी के मानक निर्धारित करना। ठीक है, इन सभी को समझाने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी मैंने इसे इजी लैंग्वेज में ही लिखा है, वरना बेयर एक्ट में तो ये काफ़ी टिपिकल भाषा में दिए हुए हैं। अगला है, विभिन्न स्रोतों से पर्यावरण प्रदूषकों के उत्सर्जन या निस्सरण के मानकों का निर्धारण करना।
नेक्स्ट है उन क्षेत्रों का निर्बंधन करना जहां उद्योग नहीं चलाए जाएंगे या कुछ रक्षोपायों के अधीन रहते हुए चलाए जाएंगे। इसका तात्पर्य ये है कि ऐसे क्षेत्रों में किसी उद्योग की स्थापना के लिए मनाही की जा सकती है जहां पे पर्यावरण को संरक्षित रखा जाना आवश्यक है या फिर कुछ नियमित नियम कानूनों के तहत उद्योगों को चलाने की परमिशन दी जा सकती है। अगर कोई दुर्घटनाएं हो जाती हैं तो उसके लिए उपचार करना भी इसका काम है। रक्षा के उपायों को, यानी कि कोई दुर्घटनाएं हो गई या किसी दुर्घटनाओं के होने की संभावना है तो उससे संबंधित रक्षा के उपायों को करना भी इसका कार्य है। उन सामग्रियों की जांच करना जिससे पर्यावरण प्रदूषण होने की संभावना भी इसका कार्य के अंतर्गत आता है। प्रदूषण की समस्याओं के संबंध में अन्वेषण करना और अनुसंधान करना। पर्यावरण प्रयोगशालाओं की स्थापना करना। देखिए, जहाँ पे पर्यावरण प्रयोगशालाओं की स्थापना की बात आएगी हम सीधे जाएंगे धारा 13 पे। तो पर्यावरण प्रयोगशालाओं की स्थापना किस धारा के तहत की जाती है? धारा 13 के तहत की जाती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। जानकारी एकत्र करना और उनका प्रसार करना। किसी भी जानकारी को जो पर्यावरण से संबंधित हो उसे एकत्र कर सकता है और उन जानकारियों को प्रसारित कर सकता है। धारा 4 अधिकारियों की नियुक्ति तथा उनकी शक्तियां और कृत्य। इसका वर्णन धारा 4 में है, जो केंद्र सरकार अधिकारियों की नियुक्ति करेगी। धारा 5 निर्देश देने की शक्ति से संबंधित है। इसके अंतर्गत कहा गया है कि केंद्र सरकार किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए इस अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों के प्रयोग और कृत्यों के निर्वहन में किसी व्यक्ति, अधिकारी या प्राधिकरण को निर्देश दे सकेगी। सीधी सी बात है कि अगर दो विधियां हैं, पहला यह अधिनियम और दूसरी कोई अन्य विधि, कोई बात इस विधि में है जो इस अधिनियम की किसी बात को क्लैश करती है या खारिज करती है, मान लेते हैं, तो भी केंद्र सरकार इस पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अधीन दिए गए उपबंधों के अंतर्गत किसी प्राधिकारी को उस कार्य को करने के लिए निर्देश दे सकती है और वह बात उस अधिकारी को या प्राधिकारी को माननी पड़ेगी। धारा 5 का राष्ट्रीय हरित अधिकरण को की जाने वाली अपीलों से संबंधित है। हमें ध्यान ये रखना है कि यह इसका गठन कब हुआ था, तो 2010 में हुआ था। धारा 6 पर्यावरण प्रदूषण का विनियमन करने के लिए बनाए जाने वाले नियमों से संबंधित है। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के नियम बनाए जा सकते हैं, विभिन्न मानकों का निर्धारण किया जा सकता है, कुछ क्षेत्रों पर प्रतिषेध और निर्बंधन लगाए जा सकते हैं, कुछ क्षेत्रों पर असहमतियाँ दी जा सकती हैं, सहमति को वापस भी लिया जा सकता है। इन सभी बातों का वर्णन धारा 6 के अंतर्गत मिलता है। फिर मैं कहता हूँ कि मैंने उन बातों को शामिल नहीं किया है जिनके प्रश्न बनने की संभावनाएं नहीं हैं या जानना ना जानना एक बराबर है। हम वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप फोकस रहिए सिर्फ उसी में। बहुत सारी चीज़ें पढ़ने से एग्ज़ाम्स नहीं निकलते हैं, लिमिटेड चीज़ों को बार बार पढ़ने से एग्ज़ाम्स निकलते हैं। आप सारी चीज़ों को पढ़ लीजिए, अगर वो आपके एग्ज़ाम में नहीं आएगा तो आपके पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। आपको इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, सिर्फ उतना ही पढ़िए जितना आपके पास कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है। इसके आगे प्रश्न बनने की संभावना ही नहीं होती है। जब हमारा सिलेबस ख़त्म हो जाएगा तो मैं इन्हीं अधिनियमों या बेयर एक्ट से MCQ सीरीज़ भी लेके आऊँगा, जिसमें आपको रिवीजन करने का भी मौका मिलेगा और आपको समझ में भी आएगा कि किस तरीके के प्रश्न एग्ज़ाम में बन रहे हैं। अब बात रही कि आपको इसके PDF नोट्स कहाँ से मिलेंगे। देखिए, मैंने टेलीग्राम में एक ग्रुप बनाया हुआ है, आप उस ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। जितने भी लिंक होते हैं या PDF होते हैं मैं उस ग्रुप में ऐड कर देता हूँ। उसमें एक समस्या देखने को ये आ रही थी कि जो बाद में ऐड होता है उसको जो पहले PDF भेजे जा चुके हैं वो दिखाई नहीं दे रहे हैं, मुझे कई लोगों ने ये कहा। तो हम क्या कर रहे हैं कि उसका समाधान निकालने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरीके से टेलीग्राम, एक्चुअली में हमें आइडिया भी नहीं है कि टेलीग्राम या ये सारी चीज़ें किस तरीके से वर्क करती हैं। जैसे ही इन समस्याओं का समाधान हो जाता है, आपको असुविधाएं नहीं होंगी। तब तक के लिए मैं एक नंबर देता हूँ आपको, जो हमारा ऑफिशियल नंबर है। आप उस पर मैसेज कीजिए। आप जिस डेट को मैसेज करेंगे, जिस भी डेट को आपका मैसेज आएगा, उस डेट तक हमारी जितनी भी क्लासेस हो चुकी होंगी उसके लिंक और जो नोट्स हैं जो भेजे जा चुके होंगे,
जो हैंड रिटन नोट्स की बात किए थे हमने, जो PDF फॉर्मेट में होंगे, वो आपको उसी दिन शेयर कर दिए जाएंगे। उसके बाद आप उस ग्रुप में ऐड हो जाइए, फिर जो नए नोटिफिकेशंस होंगे आपको उस ग्रुप के थ्रू अपडेट हो जाएंगे। तो थोड़ा सा कष्ट है, मैं समझ सकता हूँ आप को असुविधा हो रही होगी, लेकिन इतने सहयोग की आशा है आपसे। मैं नंबर देता हूँ आपको, 1 मिनट। नंबर है 9238327234। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। कॉल मत कीजिएगा, कॉल अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि इतना समय नहीं रहता कि हर किसी से कॉल पे बात की जा सके। आप इस पर मैसेज कीजिए। अगर आप हाय लिख के भी मैसेज करते हैं तो आपको सीधा लिंक और PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आपसे सवाल जवाब भी नहीं किया जाएगा, क्योंकि यही चीज़ें चल रही हैं अभी। बाकी चीज़ों के लिए कोई सॉल्यूशन निकालते हैं कि किस तरीके से चीज़ें वर्क कर सकती हैं। हाँ, अगर आपको एफ़र्ट अच्छा लग रहा हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। एक ये भी तरीका है आपको नोटिफिकेशन पाने का कि अगर कोई नई क्लासेस आती हैं, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे तो आपको इधर उधर मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको पता चल जाएगा कि क्लासेस आ चुकी, क्षमा कीजिएगा, क्लासेस आ चुकी हैं और आप उन्हें देख सकते हैं। धन्यवाद।